तो इनकी जो कविताएं हैं सुदामा पांडे जी की, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसमें से एक है जनतंत्र के सूर्योदय में। ठीक है, ये कविता इस पीडीएफ में कुछ पंक्तियां इसकी कम है, तो इसको कल पूरा करके तब इसमें करेंगे। मोचीराम हमको पढ़ना है, उसके बाद सच्ची बात एक कविता है इनकी, कविताओं को हमें पढ़ना है, और एक है जनतंत्र के सूर्योदय में। ठीक है, तो मोचीराम अगर कविता की बात करें तो ये सुदामा पांडे समकालीन कविता के जो महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम आता है। तो ये कविता इनका जो कविता संग्रह है संसद से सड़क तक, ठीक है, संसद से सड़क तक जो कविता संग्रह है 1972 में जो आया, उसी में ये कविता इनकी मोचीराम जो कविता है वो संकलित है। ठीक है, संसद से सड़क तक में संकलित है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इस कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया, एक मेहनत कश व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसकी वेदना का चित्रण, जो मजदूर वर्ग होता है उसके संघर्ष का चित्रण कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। तो चलते हैं इस कविता की तरफ। तो कवि लिखते हैं, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वो चाहे जो है जैसा है जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, मसलन अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकत्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद को तय देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन खंबे पर। तो कविता की व्याख्या की तरफ आते हैं। मोचीराम, मोची शब्द आप जानते होंगे, जो जूता सही करने वाला है ना, जो होता है जूता समाज सही करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मोची बोलते हैं। ठीक है, उसी पर कवि ने ये कविता लिखी, उसी के बहाने कवि ने बहुत कुछ प्रश्नों को यहाँ पर उठाने की कोशिश की। तो ये संसद से सड़क तक कविता संग्रह में संकलित है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो कवि कहते हैं कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। ये एक चीज और ध्यान रखना, ये कविता क्या है, प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से लिखी गई। प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग इस कविता में मिलता है। और कवि ने मोचीराम की दृष्टि को लक्षित करते हुए क्या किया, एक मौलिक कथ्य का निर्माण किया। तो कवि कहते हैं कि रांची से मरम्मत को आए हुए जूतों पर काम करते हुए नए ग्राहक के आगमन पर, रापी मतलब वो होता है जूता चक्कर जिसमें शायद सही करते हैं, उसको रापी बोलते हैं। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि उस जूते का काम करते हुए नए ग्राहक के आगमन पर क्षण भर के लिए उसने क्या किया, मुझे क्षण भर टटोला और फिर पतियाए हुए स्वर में हंसते हुए बोला। कवि कहता है कि नए ग्राहक के आगमन पर एक क्षण भर के लिए उसने नीचे से अपनी निगाह ऊपर की तरफ उठाकर मोचीराम ने उठाया, और कहते मोचीराम ने मुझे देखा नहीं ढंग से। ठीक है, और कहते हैं कि अपनी उसी प्रक्रिया में उसने कहा थोड़ा सा एक मतलब क्षण भर के लिए मानो उसने उसकी दृष्टि से कवि को उसने मात्र टटोला भर, ये एहसास हुआ कि हाँ कोई ग्राहक आया। और अपने कहते हैं विश्वसनीय स्वर में, पतियाए हुए स्वर में, मतलब कहते हैं विश्वसनीय स्वर में कवि की जिज्ञासा को शांत करते हुए कवि तो वो कहता है, वो बोलता है, व्यक्ति कौन, मोचीराम बोलता है कि कहता है कि बाबू, वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो वो कहता है मोचीराम कि बाबूजी हम जो मजदूर व्यक्ति हैं, ठीक है, वो कहता है कि हम मोचियों के लिए या हम मजदूर के लोगों के लिए हमारे लिए इस जूते की मरम्मत की दुकान पर आने वाला हर व्यक्ति क्या है, कुछ भी नहीं है, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है।
वो सब क्या है मेरे लिए, क्या है वो, हर आदमी एक जोड़ी जूता ही है। मोचीराम के लिए कहते हैं कि जो मरम्मत के लिए मोचीराम के सामने आकर के कहते हैं खड़ा हो जाता है, तो मेरे लिए ना कोई बड़ा आदमी है ना कोई छोटा है, मेरे लिए हर आदमी क्या है, सिर्फ एक जोड़ी जूता है। और वो जो क्या है हमारे लिए, हमारे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, मेरे लिए केवल वो वही है। ठीक है, आगे कहते हैं और असल बात तो यह है कि वो चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। ठीक है, आगे वो फिर कहता है कि सच बात तो ये है, असल बात मतलब सच बात तो ये है कि बाबूजी, आज कोई आदमी क्यों ना हो, चाहे वो जैसा हो, और कहते हैं जैसा हो, और कहीं भी वो व्यक्ति क्यों ना हो, कहते हैं चाहे जो हो, जैसा है, जहां कहीं है, यानी वो आदमी जैसा है, जो भी है, और जहां कहीं है, वह क्या करता है, अपने, आजकल कोई जूते की नाप से बाहर नहीं, यानी कि अपने जूते के नाप से बाहर नहीं है, मतलब कहने का भाव कि अपने जूते की सीमा से बाहर निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इस महंगाई के दौर में कवि ये यहाँ पर प्रश्न उठाता है। तो मोचीराम कहता है कि फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। तो कवि वो आगे लिखते हैं कवि धूमिल जी कि कहते हैं कि मोचीराम कहता है कि मैं फिर भी इस बात का ध्यान रखता हूँ, ख्याल रहता है मुझे, कहते हैं कि मुझे इसमें इस बात का हम ध्यान रखता हूँ कि मेरे ये जो पेशेवर हाथ हैं और दूसरे का मरम्मत करने के लिए जो आया हुआ फटा जूता है, तो इन दोनों के बीच में, यानी ये मेरा पेशेवर हाथ जो काम करता है और ये जो फटा हुआ जूता मेरे पास मरम्मत के लिए आया, कहते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों, कहते हैं कि इन मरम्मत के लिए जो इन दोनों ही स्थितियों के बीच में क्या है, एक कहीं ना कहीं एक आदमी है। कहते कि इन दोनों स्थितियों के बीच क्या है, एक संतुलन होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ आवश्यकताएं, दोनों तरफ है, कहीं ना कहीं एक आदमी है। आदमी का मतलब आज मेरे पेशेवर हाथों को काम की आवश्यकता है, जरूरतमंद है ना, पैसे कमाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जो जूते फटे लेकर के आया उसको भी जरूरत है, वो भी आदमी जरूरतमंद है अपने फटे जूते सही कराने के लिए। तो कहते कहीं ना कहीं इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन का होना है, संतुलन होना चाहिए। और कहते हैं आवश्यकता दोनों तरफ है, उसको भी आवश्यकता है जो जूते सही कराने आया है, और आवश्यकता मुझे भी है। तो कहते हैं कि इनके बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है, और कहते हैं उन दोनों मजबूर आवश्यकताओं के बीच एक आदमी क्या है, फंसा हुआ रहता है। और वो आदमी कैसा है कि उस पर हमेशा क्या होता है, जिस पर टाके पड़ते हैं, उस फंसे हुए आदमी पर कहते हैं हमेशा, जैसे हम जूते को सही करने के लिए सुई और टाके लगाते हैं, वैसे ही उस आदमी पर हमेशा सुई और धागे के टाके पड़ते रहते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट पर छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और वो आदमी हमेशा कहते हैं फटे जूते से झांकती हुई जो उंगली है, उस उंगली, जैसे फटे जूते, एक जूता जब फटा होता है, ठीक है, कवि की कल्पना देखिए कि कहते हैं जब जूता फटा होता है तो उससे जो उंगली बाहर निकली रहती है, निकलती दिखाई पड़ती है, तो जब कोई चोट लगती है तो वो चोट कौन सहता है, वो उंगली ही सहती है। ठीक है, तो वही कवि कहता है कि वैसे ही वो आदमी वो चोट सहता है, जैसे फटे हुए जूते से झांकती हुई उंगली क्या करती है, हमेशा उस चोट को सहन करती रहती है, जैसे सीने पर कोई हथौड़े से चोट मार रहा हो, ऐसे ही वह व्यक्ति भी क्या करता है, अपनी आर्थिक दबाव के कारण, अपनी व्यवस्था के कारण, अपनी मानसिक उसके स्थितियों के कारण वो व्यक्ति क्या करता है, चोट सहता रहता है इन स्थितियों में। तो कवि ने एक तरह से एक बड़ी ही एक आर्थिक और मार्मिक व्यंजना यहाँ पर की। आगे बताते हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, आगे फिर मोचीराम कहता है यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या चकत्तियों की थैली है, इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया। आगे कहते हैं मोचीराम कहता है कि बाबूजी यहाँ पर तो हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के, यानी कि विभिन्न आर्थिक स्थितियों के लोग आते हैं, विभिन्न हालातों के लोग आते हैं, और विभिन्न हालातों के जूते आते हैं।
ठीक है। और वे हालात स्वयं अपने बताते हुए अपने मालिक के क्या करते हैं, आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं, यानी कि वो जूते ही क्या करते हैं, अपनी हालत स्वयं बताते हुए अपने मालिक की भीतर और बाहर की सब सारी दास्तां बिना कहे ही बता देते हैं। यानी वो जूते जूते को देखकर ही उस मालिक की स्थिति का अंदाजा हो जाता है। कहते सबकी अपनी अपनी शक्ल है, और वो कहते हैं कि उस मरम्मत के लिए जो भी जूता आता है उसके माध्यम से हर आदमी की यानी कि हालत का स्वयं अंदाजा लग जाता है। ठीक है, कोई भी जूता है तो कहते हैं सबकी अपनी अपनी सब अपनी अपनी शकल लिए हुए हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी शैली हुई है। और कभी कहते हैं कि जूता क्या है, चकत्तियों की एक थैली है, इसे एक आदमी पहनता है। आगे और कहते हैं कि ये जो जूते की शक्ल में अधिक ये क्या है, ये चकत्तियों की थैली लगता है, ये जूते नहीं है, ये चकत्तियों की थैली है जिसे हर आदमी पहनता है। और ऐसा लगता है जैसे चेचक ने चुग लिया, जैसे चेचक जिसके चेचक दाग पड़ने पर क्या होता है, चकत्तियां जैसी पड़ जाती हैं, तो वैसे ही कहते हैं ऐसा लगता है जिसको चेचक ने चुग लिया हो। और वो जैसे बत कहते हैं कि कभी कहता है कि बाबूजी वो चेहरा चेचक से चुका हुआ लगता है, मतलब कहने का भाव कि चेहरे के निशान यानी कि वो चेहरे पर गहरे निशान दिखाई पड़ते हैं। और आज कहते हैं उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। तो आगे कवि कह रहा है कि ऐसे जूते के माध्यम से कि जैसे किसी चेचक के खुतरे हुए चेहरे पर एक क्या होता है, एक आशा, एक उम्मीद की हंसी जैसी दिखाई पड़ती है, वैसे ही कहते हैं वो जूते जब आते हैं तो उन पर ही ऐसी ही दिखाई पड़ते हैं, उम्मीद की एक हंसी एक दिखाई पड़ती है। और कहते हैं उसके चेहरे और आगे कहते हैं कि जैसे कोई फटी पतंग। ठीक है, और वो कैसी अपनी शक्ल और शैली बता रहे हैं कवि से वो जूते की, तो कहते हैं कि जैसे और कैसे, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंस जाती है। ठीक है, और फंसी हुई पतंग जब हवा का हल्का झोंका उस पर पड़ता है तो वो पतंग क्या होती है, फड़फड़ाती रहती है। ठीक है, तो कवि ने यहाँ पर प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहते हैं कि वो पतंग क्या कर जाती, फड़फड़ाती रह जाती, लेकिन कर कुछ नहीं पाती। वैसे ही यहाँ पर इस जूते के माध्यम से कवि ने एक आदमी की स्थिति और उसकी स्थिति का वर्णन भी कवि ने इस पतंग और इस जूते के उदाहरण के माध्यम से बताया। और कहते हैं बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो, मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। आगे कहते हैं मोचीराम कहता है कि मैं उस फटे हुए जूते पर पैसा ना खर्च करने की, मतलब जैसे किसी का फटा हुआ ज्यादा जूता आया तो कहते हैं कि मैं ये बात, मोचीराम कहता है कि मैं ये बात बताना चाहता हूँ उनसे कि बाबूजी आप इस जूता इतना फटा हुआ है, आप इस पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इस पर मतलब व्यर्थ का पैसा क्यों फूच रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन कहते हैं मगर मेरी आवाज, लेकिन किंतु कहते हैं ना स्वयं उसकी मजबूरी है ना, और कहते हैं कि ये सब मैं कहता मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं महसूस करता हूँ भीतर से भीतर, यानी कवि कहता है कि मेरी आवाज लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं अपने ही भीतर किसी दूसरी आवाज, मेरे अंदर एक दूसरी आवाज कह रही है कि अपनी ही जाति के व्यक्ति की अवहेलना ना कर। मतलब कहने का कि इस व्यवस्था इसकी मतलब उसकी व्यवस्था को समझकर काम करना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर जो व्यक्ति अगर फटे हुए ऐसे जूते को सही कराने के लिए आएगा और वो क्या करेगा, उसकी एक व्यवस्था तो ही होगी ही, कुछ पैसों में उस जूते को सही कराकर वो आगे का काम अपना करे। तो कहते हैं कि इसलिए जो मैं ये सारी बातें उससे कहना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि कैसे आदमी हो कि अपनी जाति पर ठूकते हो, मतलब कि तुम्हारे ही तरह तुम व्यवस्था का वो भी शायद वो विवश हो ऐसी स्थिति ऐसा काम कराने के लिए। तो वही कवि यहाँ पर वर्णन करता है। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि और कहते हैं एक अंदर मेरे अंदर की एक आवाज है जो एक अवहेलना करती है उसकी, कहती है कि तुम्हें उसकी व्यवस्था को समझकर अपने काम को करना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि मैं चकत्तियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं उसकी व्यवस्था को, उस व्यक्ति की व्यवस्था को महसूस करते हुए कवि कहता है कि उसके जूतों पर मैंने चकत्तियां टांक दी। ठीक है, उसे मोची राम कहता है, मतलब चकत्तियां टांग दी। और कहते हैं कि
विश्वास कीजिए, वो कहता है कि बाबूजी मैंने क्या किया, जूतों की मरम्मत ना कर करके मानो मैंने क्या कर दी, मेरी आंखें ही टक गई थी। जूतों की मरम्मत करते हुए क्या हो गया, मानो मेरी आंखें ही टक गई थी, और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने जैसे पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभा पाता हूँ, चाहे वो जनता जिस पर यानी जिस राह पर वो गुजरता, मतलब अगर मेरे जैसा कोई भी आदमी विवश और विवशता का कोई मारा हुआ है, विवश है, तो कहते हैं उसको मैं, कवि कहता है मैं बड़े मुश्किल से ऐसे आदमी के साथ निबाह कर पाता हूँ। आगे कहते हैं एक जूता और है जिससे पैर को नाग कर एक आदमी निकलता है, सैर को न वह अकलमंद है न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। हर तरह के व्यक्ति के जूते का वर्णन यहाँ पर कवि करता है। कोई विवश आदमी आता है जो उस फटे पुराने जूते को सही कराने के लिए विवश है। एक अगली बात कवि यहाँ पर बताता है कि एक तरह का और जूता उसके पास आता है, कैसी शक्ल का, कि एक जूता और है जिसके पैर को नाग कर एक आदमी निकलता है सैर को। कवि कहता है कि मोचीराम ने इस कविता के माध्यम से क्या किया, समाज के हर दूसरे वर्ग का वर्णन यहाँ पर किया, यानी जिसे धनी वर्ग आप कह सकते हैं, इस पंक्तियों में कवि ने उस धनी वर्ग का वर्णन किया। और कवि एक आदमी की मानसिकता के माध्यम से उसकी तहजीब को जाहिर करना चाहते हैं यहाँ पर धूमिल जी इन कविता के इसके माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, कि समाज का मेहनत कश वर्ग किस तरह से लोग उस मेहनत कश वर्ग को कैसे हिकारत की नजर से देखते हैं, कैसे गलत नजरिए से अगर मेहनत ऐसे काम करने वाले लोगों को लोग देखते हैं, वो कवि यहाँ पर बताना चाहता है। तो कवि आगे कहते हैं कि जूते तो दोनों भी वर्ग के व्यक्ति पहनते हैं, एक धनी भी पहनता है निर्धन भी पहनता है, कवि के कहने का भाव। लेकिन जूतों के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है, मेहनत का वर्ग के प्रति, दिए जाने वाले पैसे के प्रति उसका लगाव होता है, उसकी मार्मिकता, उसमें उस कवि ने उसके अंदर एक मार्मिकता का भाव व्यक्त किया। लेकिन उसी तरह उसी आगे धनी वर्ग की बात कवि कहता है, कहते हैं एक अन्य वर्ग के आदमी के पैरों का जूता भी मैं ठीक करता हूँ, मोचीराम कहता है। और कहते हैं कि उस जूते पर उस आदमी के पैर सदा बाहर लांगते दिखाई पड़ते हैं। मतलब कहने का भाव कि उसका अहंकार पैर के रूप में उसके जूतों से सदा लंगता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है। और कहते हैं और सैर को वो ना अकलमंद है ना वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है, उसे जाना नहीं कहीं मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। तो आगे कवि कहता है कि जूतों से निकला हुआ उसका पैर मानो ऐसा लगता है जैसे उसका पैर सैर करने के लिए निकला हो, नांग कर एक आदमी निकलता है शहर को, मानो सैर करने के लिए वो व्यक्ति निकला हो। तो मोचीराम की निगाह में कहते हैं कि वो आदमी कैसा है, ना तो अक्लमंद है ना ही वो वक्त का पाबंद है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में है। अगर वक्त का पाबंद होता तो समय से निकलता, तो जल्दबाजी ना करता। तो कहते हैं कि ना तो वो अक्लमंद है ना बुद्धिमान है, मतलब, और ना ही समय का पाबंद है, उसके हाथ में घड़ी होती है, उसे जाना कहीं नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। कहते हैं कि उसके हाथ में मतलब घड़ी है, मोचीराम कहते हैं और मुझे तो उसकी आंखों में कहते हैं लालच ही लालच दिखाई पड़ता है। और कहते हैं कि उसको कहीं नहीं जाना है, यानी कि मतलब जीवन में उसे उसकी कोई गति नहीं दिखाई पड़ती, मतलब उसे कहीं नहीं जाना, लेकिन उसके चेहरे पर कहते हैं एक तरह का बड़ी जल्दबाजी सी दिखाई पड़ रही है, उसके चेहरे पर बड़ी हड़बड़ाहट सी दिखाई पड़ती है। ठीक है। और कहते हैं वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। ठीक है। इससे बादसो उससे काटो हिया ठोको वहां पिट्यो घिस्सा दो ऐसा चमकाओ जुत्ते को ऐना बनाओ, ओफ बड़ी गर्मी है रुमाल से हवा करता है। तो वो व्यक्ति उसके पास आता है, तो कवि उसका वर्णन कर रहा है यहाँ पर कि उस व्यक्ति के बड़ी बड़ी जल्दबाजी है, और वो कहते हैं कोई काम ना होने पर भी बड़ी जल्दबाजी उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, और वो आदमी अपने लाभ हानि को सोचने वाला, कवि कहता है, एक बनिया सा दिखाई पड़ता है, या तो कोई बिसाती है। ठीक है। कहते हैं कि या तो बनिया है और या फिर मतलब कोई मतलब बनिया लगता है, और इस तरह से कहते हैं ऐसे रौब झाड़ रहा है, उसका मानसिक आचरण दिखा रहा है कवि यहाँ पर, इससे बांधो उससे काटो हिया ठोको वहां पिटो। यानी कि कवि कहते हैं कि उनकी उसकी मानसिकता से तो ऐसा लगता है कि वो मानो हिटलर का कोई नाती हो। ठीक है। आगे कवि कह रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है मानो वो कोई हिटलर का नाती हो, और आगे अंदाज मतलब उसका हिटलर के जैसा है। और कहते हैं बड़ा अपने हुक्म हुक्म वाली भाषा में, जैसे लोग हुक्म चलाते हैं ना, ऑर्डर करने वाली भाषा में वो बोलता है, जैसे कि जूते के इस हिस्से को काटो, ठीक है, उस हिस्से को बांधो,
यहाँ कील यहाँ पे मारो, कील यहाँ पर ठोको, पॉलिश ऐसे लगाओ, जूते को ऐसे चमका दो। तो कहते हैं तरह तरह की बातें वो यहाँ पर ऐसे वो करता है, ठीक है। तो फिर बड़े उससे कहता है कि, और फिर मौसम को दोष देने लगता है कि ओफ बड़ी गर्मी है, और फिर अपनी रुमाल से हवा करता है। तो कभी कहता है ऐसे भी लोग उसके पास जूते के लिए जूता सही कराने आते हैं। फिर कहते हैं मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है, गरज ये कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है, शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है, और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। कभी उस धनी वर्ग की यहाँ पर बात करता है कि वो कैसे बात करते हैं छोटे काम करने वाले लोगों से। तो कभी कहते हैं कि वो अपने मतलब बताता है कि जूते को चमका दो ऐसे, फिर बड़े तरीके से कहता है कि मौसम को दोष देने लगता है कि बड़ी गर्मी है, और रुमाल से हवा करता है, और फिर क्या करता है सड़क पर आने जाने वाले लोगों की तरफ क्या करता है, मानो कभी कहते हैं कि बानर की तरह, मानो उनको बड़ा घूर घूर कर बंदर की तरह देख रहा हो। मोचीराम कहते हैं कि बाबूजी मेरा एक घंटा इस काम में लगवाता है, यानी मतलब ऐसा करते करते ये गरज है कि घंटे भर खटवाता है, यानी करीब 1 घंटा समय व्यतीत होता है उसका। मगर कहते हैं नामा देते वक्त, नामा मतलब उसके काम का, यानी जो पैसा होता है वो काम वो दाम देने का जब समय आता है तो कहते हैं वो मुकर जाता है, साफ नट जाता है, यानी और वो गुर्राता है, कहता है कि शरीफों को लूटते हो, ऐसे वो बातें करता है। और वो कहते हैं कि ऐसा कहते हुए वो कुछ सिक्के फेंक कर मेरे पास आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है, और चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। कवि कहते हैं कि यहाँ पर फिर यहाँ पे बताते हैं कि आगे मोचीराम कहता है कि मजदूर के लिए, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है कि मतलब पैसे फेंक कर आगे बढ़ जाता है, और देखते देखते वो व्यक्ति क्या करता है चिहक कर, यानी सड़क को पार करते हुए पटरी पर चलने लगता है। तो मोचीराम कहता है चोट जब पेशे पर पड़ती है, ठीक है, यानी कि कहते हैं कि बाबूजी जब चोट उसके किसी के पेशे पर पड़ती है, किसी की मजदूरी पर पड़ती है, किसी की मेहनत पर जब कोई चोट पड़ती है, तो उसके कहीं ना कहीं कोई कोई एक ऐसी कील जरूर रह जाती है जो उस चोट देने वाले को चुभती जरूर है। उसकी ये कसक कोई कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक चोर कील, एक कील ना कहीं उस जूते में रह जाती है, जो बिना ठुकी रह जाती है और दबी रह जाती है, और जो मौका पाकर उसकी उंगली में गड़ जाती है। कहते हैं मौका पाते ही उभर कर कम मजदूरी देने वाले की उंगली में वो चुभ जरूर जाती है। और कहते हैं ऐसी हमारी नियति है, ये यहाँ पर मोचीराम बताता है। मतलब कि जो लोग कहने का भाव कि अगर गरीब व्यक्ति को, अगर एक एक निर्धन व्यक्ति को जो मेहनत मजदूरी करके कमाता है उसके पैसे को अगर कोई मारता है, तो कहीं ना कहीं उसको वो चोट, उसकी वो पीड़ा, उसकी वो तकलीफ उसको मिलती जरूर है, अगर वो ऐसे वो कवि के कहने का भाव। आगे चलते हैं कि कहते हैं मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है, मुझे हर वक्त एक ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं, तो कवि कहता है कि मगर इसका मतलब यह नहीं, कवि कहता है कि मोचीराम के सोच और वैचारिकता की बात, यहाँ पर कवि दार्शनिकता का एक बात आ जाती है कि कहते हैं कि मोचीराम कहता है कि बाबूजी मेरे द्वारा ऐसा कहने का और या ऐसा सोचने का अर्थ ये नहीं कि ये सोच, ये व्यवहार मेरी गलतफहमी है, कि मतलब मैंने जो कहा कि कहीं ना कहीं कोई कील रह जाती है जो उसको चोट करेगी, तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने व्यवहार मतलब मुझे कोई गलतफहमी है। हर समय अपने काम और पैसे के बीच कवि के वो लिखता है, मोचीराम कहता है कि मैं क्या करता हूँ, ख्याल रहता है कि मैं काम और पैसे के बीच संतुलन बनाए रखूं। तो आगे वो कह रहा है कि मोचीराम कि मेरा, यानी कि जो मैं हमेशा ये बात जानता हूं कि एक अदद आदमी है, कि हमारे पैसे और के बीच, और जूते और पैसे के बीच एक आदमी को देखना, यानी एक अदद आदमी है हमारे और पैसे के बीच में, जो झांकता है, दिखाई देता है, ठीक है। और आगे कहते हैं जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट हथौड़ी पर सहता है, और कहते हैं कि वही हथौड़े की चोट जूतों से झांकती हुई उंगली के रूप में हमेशा अपने सीने पर वो व्यक्ति सहन करता रहता है। कहता है और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं, तो रामनामी बेचकर अंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। कभी यहाँ पर फिर वो यानी मोचीराम एक ऐसी बात करता है कि अगर
बाबूजी कहते हैं जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, मोचीराम कहता है कि जिंदा रहने का कारण अगर तर्क संगत नहीं है, यानी कि जिंदा रहने की अगर नियत सही नहीं है। सच कवि के कहने का भाव कि जिंदा तो सभी रहते हैं, लेकिन जिंदा रहने वालों की वृत्ति में, जिंदा रहने वालों की नियत में फर्क होता है। अगर हमारी नियत सही नहीं है, जिंदा रहने का तर्क संगत कारण सही नहीं है, तो वैसे ही जिंदा रहना वैसे ही बेमानी है। जैसे कहते हैं कि रोजी रोटी के लिए रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके, यानी कहते हैं कि जैसे कि रोजी रोटी कमाने के साधन के रूप में, मतलब कोई भी ऐसा रामनामी दुपट्टा बेचकर या जीविका चलाने के लिए दलाली करना, कमीशन है ना, कमीशन खाना, या कोई ऐसे गलत गंदे कार्य कर करके रोजी कमाने जैसे ही कहते हैं जीवन होता है। अगर जीवन जीने का कोई तर्कसंगत उद्देश्य, नियत सही नहीं है, तो कहते हैं तमाम ऐसे तरीके हैं, गलत रास्ते हैं पैसे कमाने के, रोजी कमाने के। तो कवि कहता है कोई फर्क नहीं, और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम उसे सताता है, आप इस बसंत को ही ले लो। आगे कवि कहता है कि कोई भी हो सकता है, मतलब हम कोई भी ऐसे गंदे कार्य करके भी हम पैसा कमा सकते हैं, अपनी रोजी कमा सकते हैं, जीने का कोई लक्ष्य नहीं है, रुपया कमाना ही सब कुछ नहीं हो सकता है। तो यही यहाँ पर कवि कहता है कि आगे कि साधन और साध्य जो होता है, कहते हैं ना कि यही वो स्थिति है जब व्यक्ति क्या बन जाता है, मात्र एक भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा मात्र बनकर रह जाता है। सभी भेड़ चाल वाले आदमियों की तरह ऐसे आदमियों की भाषा, समय की भाषा ऐसे आदमियों को काटती रहती है। आगे फिर कवि कहता है कि मौसम सताता है, आप इस बसंत को ही ले लो। यह दिन को तांत की तरह तानता है और पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। कवि कहता है कि आगे कि मौसम को, मोचीराम कहता है कि बाबूजी मौसम के प्रभाव सब पर पड़ता है, और बसंत की बात करता है कि बसंत को ही देख लीजिए, ये दिन के प्रभाव को तो क्या करता है, यानी कि प्रभाव को बड़े तांत की तरह सहता है, यानी कि जिस पर मन को ऐसी कसक सी होती है। और यही बसंत क्या होता है कि पेड़ों को, यह मौसम, बसंत का मौसम कहते हैं पेड़ों को नहीं बख्शता, उसमें लगे लगे हुए कहते हैं ना लाल लाल पत्तों पर हजारों के सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकता हूं। तो कहते हैं कि ये बसंत जब आता है तो कहते हैं कि उन पर लगे हजारों लाल लाल पत्ते कोपलों को धूप में तपने और सींचने के लिए उगाकर लटका देता है। और कहते हैं, वो कहता है कि सच कहता हूं उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। मोचीराम कहता है कि क्या कहूं बाबूजी, बसंत का प्रभाव मेरे मन पर ऐसे दबाव डालता है, ऐसा करता है कि ये समय जो रापी की जो मूठ होती है उसको पकड़कर उसे संभालना, उससे काम करना बहुत कठिन हो जाता है। और कहते हैं और क्या कहूं, आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। कहते हैं कि कहीं मेरा आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं चल जाता है, और मेरा मन काम में नहीं लगता है। मना स्थिति ऐसी लगती है कि जैसे कोई बच्चे को जबरदस्ती काम के लिए भेजा जाता है, जैसे झुंझलाया हुआ बच्चा बार बार काम पर जाने से इनकार करता है, वैसे ही मेरी स्थिति हो जाती है। और कहते हैं लगता है कि चमड़े की सराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात मौके पर कायर है। आगे कवि कहता है कि यानी कि अपने मन की बात करता है कि मेरे काम, बसंत जब आता है तो काम में मन नहीं लगता, और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस चमड़े की सराफत के पीछे, यानी कि जो मेरे शरीर का चमड़ा है, यानी त्वचा है, इस त्वचा की सराफत के पीछे कोई जंगल छिपा है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। जो क्या करता है, इस बसंत के मौसम में पेड़ के माध्यम से हमारे ऊपर मानो वार करता है। और कहते हैं कि ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मोचीराम कहता है आप मेरी ये बात सुनकर चौंकिए मत, ये चौंकने की बात नहीं है, ये मेरे लिए ये सोचने और विचार करने की बात है कि आखिर हमारे भी तो मन है वसंत ऋतु में। कहते हैं कि मतलब हमारा भी तो मन होता है सब कुछ करने का। तो आगे कहते हैं मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, कवि कहता है, वो लिखते हैं कि मगर जो जिंदगी को किताब से, मोचीराम कहता है कि जो जिंदगी को नपी तुली रस्सी या लिखी लिखाई किताब से जो नापता है, जो जीवन को लिखे लिखाए फार्मूले से आंकता है ना, कहते हैं जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात मौके पर कायर है। कवि कहता है कि जो असलियत
इस अनुभव के बीच में खून के संबंध को महत्व देता है। ठीक है, खून के किसी कामकाज, और कहते वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है, असल में एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। ठीक है, कवि कहता है कि वह व्यक्ति, म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है, तो वो कहता है कि जैसे ही वो व्यक्ति कहता है कि आसानी से कह सकता है कि वो मोची नहीं, वो क्या है, वो शायर है, वास्तव में कहते हैं वो गलतफहमी का ही शिकार हो जाता है। ठीक है, जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर, म्यूट कीजिए भाई, किसका ऑन है? तो कहते हैं कि आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबको सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं अक्षरों के आगे अंधे हैं, और वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। ठीक है, तो आगे कवि कहता है कि यानी कि ऐसे खून, मतलब कि कहते हैं कि जो मुझे मोची और शायर कह सकता है, उस व्यक्ति को भ्रम हो सकता है। नहीं जा पाए, अरे यार, अरे तो आगे कभी कहता है कि वास्तव में हर व्यक्ति कहते हैं गलतफहमी का शिकार हो जाता है। फिर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत है ये कि आग सबको जलाती है। तो कवि कहता है कि वास्तव में कि वह अपने आग्रह से ये सोचता है ना, मतलब उसका पेशा क्या है, पेशा ही उसकी जाति है। कवि के कहने का भाव कि जो उसका आदमी का नहीं किसी जाति का, यानी जो उसका पेशा है वही उसकी जाति है, कवि ये कहता है। और मोचीराम कहता है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी जो भ्रांत धारणा मन में लेकर आता है कि उस व्यक्ति की जाति, उसकी भाषा पर उसका अधिकार है। तो कवि कहता है असलियत यह है कि किसी पर, किसी भाषा या किसी जाति का किसी का कोई अधिकार नहीं देता है। सबको जलाती है सच्चाई। कवि कहता है सबसे होकर गुजरती है, जिन्हें कुछ शब्द मिल चुके हैं, जो कुछ अक्षरों के आगे अंधे हैं, जो अन्याय चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। तो कहते हैं कि उसी प्रकार, यानी कि जो, यानी जिस पर किसी भाषा पर किसी जाति का अधिकार नहीं होता, ये उसी प्रकार का सत्य है जैसे आग को सबको जलाना क्या होता है, आग का काम क्या होता है, सबको जलाना होता है। ठीक है, वैसे ही कहते हैं सच्चाई सबके अंदर से होकर गुजरती है। और ये बात अलग है कि कुछ ने शब्द अर्जित कर लिए हैं, अक्षरों के आगे किसी को शब्द मिल चुके हैं, कुछ अक्षरों के आगे अंधे हैं। और कहते हैं कुछ के सामने काला अक्षर, यानी अनपढ़ है, जो अक्षरों के होते हुए यानी ज्ञानी होते हुए भी अनपढ़ हैं, अन्याय को चुपचाप सहते हैं। और कवि कहता है कि ये अपने पेट की आग से डरते हैं, किसी अन्याय के विरुद्ध बोलने से ये डरते हैं। एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो कवि कहता है कि कोई, यानी कि कोई, मतलब कोई व्यक्ति क्या होता है, अन्याय, हर व्यक्ति अन्याय को कोई चुपचाप सहते रहते हैं, और उसका कारण क्या होता है कि वो किसी भी अन्याय के विरुद्ध बोलने से के लिए रोटी के ना लाले पड़ जाएं, इसलिए वो अन्याय को सह जाते हैं। और मोचीराम अपने जीवन के अनुभव की असलियत यहाँ पर बतलाता है, और वो कहता है कि उसकी ये मेरी मान्यता है कि चीखते हुए भी कोई इनकार और समझ बुझकर चुप बने रहने का तात्पर्य यह है कि चीख की और चुप रहने की दोनों की स्थिति अपने अपने ढंग से, कहते हैं, भविष्य के निर्माण की ओर संकेत, यानी भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। यानी कवि कहता है कि चीख की और चुप रहने की दोनों की ही स्थितियां क्या है, अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जगह भविष्य निर्माण करने का कार्य करते हैं, अपना फर्ज निभाते रहते हैं। चुप होने और चीखने दोनों का ही अपना महत्व है, परंतु दोनों का निर्वाह करने वाले दर्जे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये कविता थी सुदामा पांडे धूमिल जी की, जिसके निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि इस कविता ने कवि ने एक मजदूर वर्ग के संघर्ष को दिखाया है, एक मोची के अंतर मन की वेदना और कथा का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया। मेहनतकश वर्ग की जो मानसिकता है, आर्थिक व्यवस्था का चित्रण कवि करते हैं यहाँ पर। धनवान वर्ग की लालसा और उसकी हिकारत की नजर जो निम्न वर्ग के व्यक्ति पर पड़ती है, उसका चित्रण कवि ने किया। जूते की समानता
जूते समानता का प्रतीक है, कवि यहाँ पर बताता है। और मोचीराम की वैचारिकता और दार्शनिकता का स्वर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। मोचीराम की जो ऋतु को लेकर के मानसिकता है उसका चित्रण कवि ने किया। मनुष्य का पेशा ही उसकी जाति है, यही व्यक्ति, ये संदेश कवि इस कविता के माध्यम से देता है। और मनुष्य जीवन के अश्लीलियत का चित्रण कवि इस कविता के माध्यम से यहाँ पर करता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये कविता यहाँ पर पूर्ण होती है। किसी को कोई संदेह, कोई दिक्कत तो आप बता सकते हैं।